नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। आज का हमारा मुद्दा बेहद अहम है। आज हम बात करेंगे होम इंश्योरेंस के बारे में, यानी आपके घर की सुरक्षा का वो कवच जो सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके सपनों, आपकी मेहनत और आपके भविष्य और आपकी मन की शांति को भी सुरक्षित करता है। सोचिए, अपने सालों की मेहनत से घर बनाया, फर्श से लेकर छत तक घर का हर कोना आपके ख्वाबों का हिस्सा होता है, लेकिन एक हादसा, आग, बाढ़, भूकंप या फिर चोरी और सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं, मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर? अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ना कार का बीमा करवा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, लेकिन अपने घर का बीमा कराना भूल जाते हैं, जबकि ये तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं। आज के शो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार होम इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है और क्यों ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो होम इंश्योरेंस की पूरी A to Z जानकारी जो है आपको हमारे शो में मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किन किन चीजों को जो है वो कवर करता है होम इंश्योरेंस। इसके साथ ही हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के होम इंश्योरेंस होते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि होम इंश्योरेंस के साथ राइडर भी मिलते हैं। देखिए, ये काफी अहम चर्चा का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या किराएदार जो है वो भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले सकते हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपको आज के शो में जरूर बताएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा तो होगी, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे गौरव शर्मा के साथ हुआ हादसा हमें ये बताता है कि होम इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि आपका सुरक्षा कवच है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गौरव शर्मा ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन इस साल जून में मंडी में बादल फटा और फ्लैश फ्लड में घर के साथ उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना भी बह गया। गौरव के पास ना तो होम इंश्योरेंस था और ना ही उन्हें इसकी जानकारी थी। अगर वो समय पर होम इंश्योरेंस करवाते तो उन्हें न सिर्फ घर बल्कि उसके भीतर रखे फ्रिज, टीवी से लेकर अन्य जरूरी सामान का क्लेम भी मिल सकता था। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने अपने घर का इंश्योरेंस कराया हुआ है? अगर नहीं कराया हुआ है तो आज का हमारा ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको होम इंश्योरेंस की तमाम जानकारी जो है वो देने जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा जो एक्सपर्टीज है वो होम इंश्योरेंस है। जी हाँ, पॉलिसी बाजार के होम इंश्योरेंस हेड अश्विनी दुबे जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। अश्विनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि होम इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत जो है वो सबको है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है अच्छा होम इंश्योरेंस जैसी चीज़ मुझे लेने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो क्या ये हम सबके लिए ज़रूरी है? क्योंकि खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका घर जो है वो छोटा है, वो ये सोचते कि अच्छा मेरे घर तो केवल 10-20 लाख का एक छोटा सा फ्लैट है, तो मेरे लिए इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर आदमी अपना घर, हर व्यक्ति अपना घर बहुत ही रुचि से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से बनाता है। तो होम इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। साथ ही होम इंश्योरेंस बहुत महंगी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उसमें जो कवरेज मिलता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है। और किसी क्राइसिस सिचुएशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, उसमें आपकी बहुत बहुत मदद करता है। तो जी हाँ, हर व्यक्ति जो अपना घर बनाता है, जो घर में चाहे वो छोटा घर हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो 10-20 लाख का, चाहे वो 10-20 करोड़ का घर हो, हर घर के लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, तो हर घर के लिए होम इंश्योरेंस लेना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बताया कि होम इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो बहुत महंगा नहीं होता है, तो लगभग कितना जो है वो प्रीमियम रहता है? किस आधार पर जो है प्रीमियम तय होता है? जी, तो होम इंश्योरेंस प्रीमियम 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहली चीज़ है कि घर का एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, कितना उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का होता है। मतलब कि अगर वो घर मान लीजिए किसी विपदा की वजह से टूट जाता है तो उसको बनाने में कितने पैसे लगते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन,
कारपेट एरिया घर का जितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ जगहों पे जो लोकेशन है कि वो सीस्मिक किस सीस्मिक जोन में है, वहां पे अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां पे साइक्लोन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, कभी कभी उसके ऊपर निर्भर करता है। इन दो तीन चीजों के ऊपर ही होम इंश्योरेंस का प्रीमियम निर्भर करता है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स सबसे बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कवरेज क्या ले रहे हैं। तो ओके। जो कवरेज इंसान को चाहिए है, जो बेसिक चीजें होती हैं, भूकंप, आग, ये सारी चीजें तो कवर्ड होती ही होती हैं, साइक्लोन, ये सारी इन सारी कवरेजेस को के अलावा अगर आपको कुछ और कवरेजेस चाहिए, उससे आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ घट सकता है। जहां तक आपने पूछा कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होता है, तो मान लीजिए 1 करोड़ के घर का अगर किसी का घर है, तो हम्म। 1 करोड़ के घर का इंश्योरेंस 1 साल का करीब करीब 3,000 रुपए 4,000 रुपए के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो 3 से 4 हज़ार रुपए के अंदर जो है वो आप महज जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखिए कितना कम जो है वो कीमत है। लगभग आपको मुझे लगता है कि एक चाय एक कप कॉफ़ी जो आप डेली पीते हैं ना, उसमें जो है आपको घर का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और अगर किसी तरह की दिक्कत कल को आती है तो आप ये सोचिए कि आपका घर जो होगा वो इंश्योर्ड होगा। तो अश्विनी जी, अगर रोज़ाना के एक कप के चाय की कीमत में हमें इंश्योरेंस मिल सकता है, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये साल का तो लगभग इतना तो लोग वैसे ही चाय पीने में ही लगा देते हैं। तो फिर जैसे कि अभी हमने एक कहानी भी देखी थी गौरव शर्मा की, तो इस तरह के लोग जो हैं वो अपने घर का बीमा क्यों नहीं कराते? क्यों लोग जो है इतने जागरूक नहीं हैं कि उन्हें आज ये पता हो कि अगर मैंने घर खरीद लिया है तो सबसे पहला काम तो मुझे बीमा कर लेना चाहिए। जी, तो दो कारण बड़े मुझे लगते हैं पर्सनली, जो हमने कई कस्टमर से भी बात करी, कई लोग जो हमसे मिलते हैं उनसे भी बात करते हैं, तो दो बड़े कारण लगते हैं। सबसे पहला कारण होता है जो काफी लोगों को लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, हम्म। कि मुझे इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। तो क्योंकि लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर लोग अपने इंडिविजुअल स्टैंड अलोन घरों में रह रहे हैं, उनको लगता है यार मेरे साथ तो कभी कुछ होने नहीं वाला। हम्म। अगर होता है तो हजार लाखों लाखों करोड़ों में से एक के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग लोगों के अंदर है, तो इसलिए लोग नहीं लेते जानते हुए भी। दूसरी चीज एक जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि लोगों को होम इंश्योरेंस के कवरेज को लेकर थोड़ा सा जागरूकता कम है। ओके। काफी लोग को पता है कि होम इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें क्या क्या कवरेज है, क्या क्या उसमें मिलता है, कितना पैसा लगता है, क्लेम कैसे मिलेगा, इन चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम है, थोड़ा सा उनको जानकारी कम है। इस वजह से काफी लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो ये थोड़ी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज की जिम्मेदारी भी पूरी बनती है कि वो इस चीज को अच्छे से समझाएं और लोगों तक ये मैसेज लेकर जाएं कि होम इंश्योरेंस लेना भी बहुत आसान है, होम इंश्योरेंस का क्लेम करना भी बहुत आसान है, होम इंश्योरेंस की कवरेज भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको होम इंश्योरेंस की कवरेज अच्छे से मिल जाती है। लोगों में जागरूकता की कमी है और यही वजह है कि अमर उजाला द बोनस का ये इनिशिएटिव है कि हम पूरा का पूरा इंश्योरेंस पर जो है वो एक प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए खास लेकर आते हैं, ताकि आपको इंश्योरेंस यानी कि बीमा के तमाम पहलुओं से जो है वो वाकिफ़ करा सके। और इसी वजह से जो है हम होम इंश्योरेंस पर भी ये खास शो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो है होम इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से पता लग जाए, समझ आ जाए। तो अश्विनी जी, मकान के अलावा क्या लोग अपनी दुकान का, गोदाम का या फिर फैक्ट्री का भी बीमा ले सकते हैं? जी, तो मकान के अलावा दुकान, फैक्ट्री, गोडाउन, हर चीज का इंश्योरेंस बीमा मिलता है। ये होम इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता, लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, कोई बिजनेस इंश्योरेंस होता है, तो सरकार ने कुछ साल पहले, भारत सरकार ने और IRDAI ने कुछ अलग अलग पॉलिसी निकाली थी, जैसे कि लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम बीमा, लघु उद्यम बीमा। तो स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज के लिए छोटे छोटे प्लान्स भी निकाले थे। फैक्ट्रीज के लिए फायर इंश्योरेंस होता है, जो नाम के लिए फायर इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें फ्लड्स, स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सारा कवरेज उसके अंदर मिलता है। तो ये सारे कवरेजेस हर चीज के लिए एग्जिस्ट करते हैं, घरों के लिए, दुकानों के लिए, छोटी दुकानों के लिए, बड़ी दुकानों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, हर चीज के लिए कवरेज इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का कवरेज इंश्योरेंस, जैसा कि अश्विनी जी बता रहे हैं, अवेलेबल होता है। घर का है तो वो आपके होम इंश्योरेंस के अंडर आएगा, बाकी चीज़ों का इंश्योरेंस जो है वो आपका बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंडर आ सकता है। अश्विनी जी, वापस जो है मैं होम इंश्योरेंस की बात करूंगी। होम इंश्योरेंस जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है? जी, तो बेसिक जो कुछ कवरेजेस हैं होम इंश्योरेंस में, 2-3 तरीके की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ बेसिक कवरेजेस बता देता हूं जो सारी पॉलिसीज कवर करती हैं। सबसे पहली कवरेज है फायर, जो आग लगना और हर पॉलिसी में कवर्ड होता है। अर्थक्वेक डैमेज,
और ये भी ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में कवर होता है कि भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से अगर घर में कोई डैमेज हो जाए, कोई दीवार गिर जाए या घर ही गिर जाए, तो वो कवरेज मिलता है। बाढ़ यानी फ्लड, अगर बाढ़ आने की वजह से घर के अंदर, घर में कुछ डैमेज है, घर के स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज है, अंदर के सामान को कुछ डैमेज है, वो भी मिल जाता है। साइक्लोन्स जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, जहाँ पे साइक्लोन की वजह से कुछ होता है, वो कवर्ड रहता है। लाइटनिंग की वजह से कुछ होता है, वो कवर्ड रहता है। इम्पैक्ट डैमेज जिसे कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी आंधी तूफान के चलते कोई पेड़ गिर गया घर की दीवार के ऊपर और वो दीवार टूट गई, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, चाहे वो घर की दीवार हो, ये भी होम इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड रहता है। पानी का पाइप फटना, वो भी कवर्ड रहता है होम इंश्योरेंस के अंदर। सोलर पैनल्स का कवरेज मिल जाता है होम इंश्योरेंस के अंदर। ओके। घर में जो कोई लोग इंडिपेंडेंट घरों में, काफी घरों में लोगों के पास अपनी पानी की टंकियां ऊपर रखी होती हैं, उनको उनको भी अगर कोई डैमेज होता है इन सारे इवेंट से, तो ये सारे कवरेजेस अवेलेबल हैं। तो देखिए, इसके साथ जी 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 इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और कवरेजेस हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप घर में कोई डैमेज होता है, उसकी वजह से घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो तो 3 महीने 6 महीने का दूसरी जगह रहने का रेंट भी होम इंश्योरेंस आपको अवेल करा सकता है। ये भी बिल्ट इन चीजें रहती हैं जो होम इंश्योरेंस में अवेलेबल है। तो देखिए, आपने कितनी सारी कवरेज जो है वो आपको मिलती है। जैसा कि अश्विनी जी ने बताया हमें, तमाम कवरेज के अलावा अगर आप घर में उस वक्त नहीं रह रहे हैं क्योंकि आपके घर में जो है नुकसान हो चुका है, तो इवन आपको किराए तक का जो है वो इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो ऐसे में अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों आज हम ये बात कर रहे हैं कि होम इंश्योरेंस लेना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा अश्विनी जी, हमने ये देखा है कि प्रॉपर्टी का रेट जो होता है वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। अगर मैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर देखूँ तो प्रॉपर्टी के रेट्स में हमने काफ़ी बूम होता हुआ भी देखा है। तो ऐसे में क्या हमें समय के साथ जो है वो बीमा की राशि भी बढ़ा देनी चाहिए? जी, तो होम इंश्योरेंस में 2 तरीके के प्लान्स होते हैं। एक कोई एक साल का पॉलिसी लेता है और हर साल रिन्यू करता है। दूसरा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, 10 साल का प्लान अगर कोई लेना चाहता है। तो जो भारत सरकार ने, IRDAI ने कुछ साल पहले एक भारत गृह रक्षा जो एक बेसिक पॉलिसी निकाली थी, उसमें ऑलरेडी ये जो प्रॉपर्टी का जो इन्फ्लेशन है वो बिल्ट इन है। तो मान लीजिए कोई आज 10 लाख रुपए का अपना होम इंश्योरेंस लेता है, तो हर साल अगर, और 10 साल के लिए लेता है भारत गृह रक्षा प्लान, तो हर साल उसका जो अमाउंट है इंश्योरेंस का वो 10-10% बढ़ता रहता है। अच्छा। तो अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल बाद वो इंश्योरेंस की वैल्यू, प्रीमियम आपने शुरू में ही दे दिया, लेकिन 10 साल बाद उसका जो टोटल वैल्यू रहेगी वो 20 लाख रहेगी। तो अगर क्लेम आता है तो वो 20 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो ये ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में बिल्ट इन है। हाँ, अगर व्यक्ति हर साल अपनी पॉलिसी, 1-1 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, तो 1-1 साल की पॉलिसी में जरूर लोगों को अपनी इंश्योरेंस के जो सम एश्योर्ड रहता है, जो पूरी वैल्यू रहती है, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर 1 साल का ले रहे हैं तो आपको जो है 1 साल के बाद जब रिन्यू कराने हैं तो आप उसमें बढ़ोतरी जो है वो ज़रूर करें। लेकिन 10 साल का, जैसा कि अश्विनी जी ने बताया है कि उसमें जो है बढ़ोतरी अपने आप 10% के हिसाब से होती रहती है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है वो क्या सिर्फ मकान मालिकों के लिए है या किराएदार भी ले सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी प्रॉपर्टी लेते हैं, किराए पर चढ़ा देते हैं। अब जो व्यक्ति किराए पर रह रहा है, अगर किसी तरह की बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक से किसी तरह का नुकसान है तो उसका सामान खराब हो जाता है, तो ऐसे में क्या सिर्फ सामान का बीमा जो है वो किराएदार ले सकते हैं? जी हाँ, सामान का बीमा भी मिलता है। सिर्फ और सिर्फ सामान का भी बीमा लोग ले सकते हैं। तो इसी जैसे जो पॉलिसी होती है उसमें 2 पार्ट होता है, एक जो घर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका, और एक जो घर के अंदर के सामान का। तो दोनों कंबाइन करके भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं वो सिर्फ घर के अंदर के सामान का, जो भी सामान की वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसके हिसाब से सिर्फ सामान का एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। और उसमें उनको अगर कोई लॉस होता है सामान को, तो सामान की लॉस के अगेंस्ट उनको क्लेम जरूर मिलता है। ठीक है, तो सामान के लॉस के अगेंस्ट जो है वो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। आप किराएदार हैं तो आप अपने सामान का इंश्योरेंस ज़रूर कराइएगा, ताकि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति होती है जिसमें आपका नुकसान हुआ है तो कम से कम आप अपने नुकसान की भरपाई जो है वो ज़रूर करवा पाएँ। खैर, इस बीच में अश्विनी जी, हमारे पास कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों के आया, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल हमारे पास इंदौर से नीलम गुप्ता का आया है। ये कह रही है कि मेरा घर जो है पिछले 3 महीने से खाली है, अगर ऐसे में कुछ नुकसान होता है तो भी क्या बीमा का क्लेम मुझे मिलेगा? अगर आपने वो बीमा उसका लिया हुआ है और आप टेम्परेरीली उससे बाहर रह रहे हैं तो उसका क्लेम मिलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है, तो अगर आप टेम्परेरी वहाँ पर अभी नहीं रह रही हैं नीलम जी, तो ऐसे में अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो आपको क्लेम जो है मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। लखनऊ से आर्यन पांडे का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैंने घर के लिए बीमा लिया है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल नहीं थे, तो क्या अब मैं ऐड करा सकता हूँ? जी, तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में, जैसे होम इंश्योरेंस में हर इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह एक एंडोर्समेंट प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी चीज ऐड करा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, जो आप कराना भूल गए, उसको आप ऐड करा सकते हैं। उसका जो प्रीमियम होगा अलग से, वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना होगा। वो प्रीमियम देके आपकी पॉलिसी में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है आर्यन जी, तो जैसा कि अश्विनी जी ने बताया कि आप एड ऑन जो है वो ज़रूर करा सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके मिसिंग थे, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। अगला सवाल पुणे से स्मिता मोरे का है, ये कह रही है कि क्या होम इंश्योरेंस का एक बार में पूरा प्रीमियम देना होता है या मंथली प्रीमियम भी हम दे सकते हैं? फिलहाल जो भी होम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें एक बार का ही प्रीमियम की उपलब्धि है फिलहाल। तो जब भी पॉलिसी लें, उस समय पॉलिसी लेते समय आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है स्मिता जी, आपको पूरा प्रीमियम जो है वो देना होगा, लेकिन जैसा कि अश्विनी जी ने बताया था कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अश्विनी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने सवाल जो हैं वो हमें भेजना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब के हमारे शो के लिंक के नीचे आप जा सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाकर INSU, इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म है INSU, ये लिखना है, इसके बाद एक स्पेस देना है और 9354027995 पर जो है अपना सवाल हमें भेजना है। और जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब के लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, वहां पर कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल जो है वो हमें भेज सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास आप सबको लेकर चलती हूं, क्योंकि अभिषेक जो है वो हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी अहम है। अभिषेक हमें बताएंगे कि होम इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और ग्राहकों को कितने प्रकार के कवरेज जो है वो मिलते हैं। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस तो हर कोई लेता है, लेकिन होम इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है, तो उसको भी लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई तरह के होम इंश्योरेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। कौन कौन से हैं वो कौन कौन से हैं वो होम इंश्योरेंस, चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम लोग लेके आते हैं एक एक करके। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है कि मकान की दीवार, छत, फाउंडेशन की सुरक्षा इसमें शामिल होती है। यानी कि इनकेस अगर भूकंप या बाढ़ जैसी नेचुरल कैलामिटीज़ अगर आ जाती हैं तो उससे जो नुकसान होता है उसमें उसका ये कवरेज यहाँ पर देता है। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पीरियड्स की। यहाँ पर आग, बिजली गिरने, बाढ़ जैसी आपदाओं से सुरक्षा एक तरह से मिलती है। वहीं अगर बीमा राशि एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर की भी हम बात कर लेते हैं। घर के मालिक को अगर चोट या मृत्यु की स्थिति में यहाँ पर ये कवरेज मिलता है। यानी कि अगर चोट लग जाती है तो फिर एक तरह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है वो मिलता है। वहीं मृत्यु की स्थिति में परिवार को एक तरह से इसमें मुआवजा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले इंश्योरेंस की ओर, तो पब्लिक लायबिलिटी कवरेज, यानी कि ये इसमें किसी तीसरे पक्ष को अगर नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पर ये वाला कवरेज जो होता है वो उसमें मतलब एक तरह से मदद करता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि घर के ऊपर आपकी टंकी है पानी की, अगर वो फट जाती है या फिर अगर दीवार गिर जाती है, वो पड़ोसी के घर में आके उसको डैमेज कर देती है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है या फिर वहाँ पर रह रहे लोगों को डैमेज करती है, तो फिर यहाँ पर वो एक तरह से इस तरह ये वाला जो इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर आपकी मदद करेगा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो हाउस होल्ड पैकेज पॉलिसी, यानी कि चोरी और सेंधमारी से घर के सामान की यहाँ पर सुरक्षा होती है। यानी कि कोई सामान अगर चोरी हो जाता है तो फिर यहाँ पर ये वाला इंश्योरेंस जो होगा वो उसकी कवरेज करेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ऐसे कौन से होम इंश्योरेंस लेते हुए ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पॉलिसी लेते हुए ये ज़रूर ध्यान रखें कि बिल्डिंग की लागत का बीमा होता है लेकिन ज़मीन की कीमत का नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि जो लैंड की जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो 25 लाख रुपए में हुआ है, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 25 लाख रुपए का एक तरह से वही कवर होगा, लैंड कॉस्ट यहाँ पर कवर नहीं होगी। इसके बाद दूसरे पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको कि जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि मार्केट वैल्यू नहीं, सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही एक तरह से जो होता है वो कवरेज मिलता है। उसके बाद घर के अंदर के सामान, यानी कि जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसकी भी कवरेज आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें जब आप ये होम इंश्योरेंस पॉलिसी लें। उसके बाद क्या होता है, मूवेबल एसेट्स का भी कवर लें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया और आपके दूसरे सामान हो गए, उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जब आप होम इंश्योरेंस लें।
बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर। तो समय समय पर पॉलिसी की वैल्यू को रिव्यू और अपडेट ज़रूर करते रहें, क्योंकि साल दर साल आप हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, कुछ आर्टिकल्स हो गए, वो आप उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आप पॉलिसी को रिव्यू करें और उन आर्टिकल्स को अपनी पॉलिसी में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि वो भी कवर में एक तरह से शामिल हो जाए। और लास्ट में प्रॉपर्टी की बढ़ती लागत को देखते हुए कवरेज कम ना पड़ जाए, इसका भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो ये हैं कुछ पॉइंट, जब आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अभिषेक ने बताया, जब भी आप होम इंश्योरेंस ले रहे हो। वापस अश्वनी जी के पास चलते हैं। अश्वनी जी, कई ऐसे मामले भी होते होंगे जहां पर इस तरह के क्लेम जो है, यानी कि होम इंश्योरेंस के क्लेम नहीं मिलते होंगे, तो क्या क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं? जी, मेजर एक्सक्लूजन दो तीन होते हैं। एक तो जो नेचुरल वेयर एंड टेयर होता है, मान लीजिए कोई नेचुरल वेयर एंड टेयर है, समय के साथ घर पुराना हो गया, स्ट्रक्चर पुराना हो गया, उसका नेचुरल वेयर एंड टेयर का कवर का कोई पॉलिसी नहीं देती। वो तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है, उसका कवरेज, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। दूसरी चीज, वॉर का कवरेज अभी फिलहाल किसी पॉलिसी में नहीं है। तो अगर वॉर के होने से कोई डैमेज होता है, वो कवरेज किसी पॉलिसी में फिलहाल नहीं मिलता। तीसरी चीज, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुआ है कि जो आपने ओरिजिनल एस्टिमेट दिया था, ओरिजिनल अमाउंट दिया था, उससे 10% ज्यादा का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर आपका 2000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया आपने दिया है और आप इसके ऊपर, उस मकान के ऊपर एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जिससे कि आपका कारपेट एरिया 2000 की जगह 3000 या 4000 हो गया, तो वो उसका एक्स्ट्रा कवरेज इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता। वो आपको तभी मिलता है जब आप अपना कवर, उसको कवर करने के लिए आपको अपना कवर एक्स्ट्रा एनहांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादातर एक्सक्लूजन्स, कोई केसेस ऐसे नहीं होते। फ्रॉडलेंट क्लेम्स ऑफ कोर्स कभी उस केस में, अगर उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस आपको कवरेज जरूर मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मामलों में कवरेज मिल जाता है, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स जैसा कि अश्विनी जी ने बताया होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वॉर जैसा जो है वो सिचुएशन ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस में अभी एक्सक्लूजन्स में ही जाता है। अश्विनी जी, क्लेम अगर किसी व्यक्ति को करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? तो क्लेम में सबसे पहला काम, तो अगर क्लेम आए किसी का, तो सबसे पहले कंपनी को कॉल करके क्लेम लॉन्च करें। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज्यादा में एक चीज होती है, जो आपका घर है, घर की कभी डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं टू जस्ट प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए, कि भाई ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो घर आपका ही है, जिस नाम पे इंश्योरेंस लिया है उसी का है। तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो घर के अंदर का सामान है, उसकी प्रूफ ऑफ ओनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपसे बिल मांगे जा सकते हैं, कि आपके पास अगर कोई बिल है जो आप दे सकते हैं, जो प्रूव करने के लिए कि ये सामान आपका था और ये सामान आपके पास था और इस सामान की इतनी वैल्यू थी। नहीं तो अगर कुछ केसेस में अगर वो भी नहीं मिलता, तो उस केस में वीडियोस वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह के बेसिस पे भी कुछ कंपनीज उसमें रियायत बरत सकती हैं। मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछना चाहूँगी। अक्सर महिलाओं के पास जो होता है वो गोल्ड वगैरह भी पड़ा रहता है, तो अगर उसका हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं होता, और स्पेशली बिल्स वगैरह काफ़ी लोगों के पास, महिलाओं के पास जो है पुराने गोल्ड के नहीं होते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी अगर गोल्ड का आपको इंश्योरेंस लेना है, तो हमारा सजेशन ये रहता है कि गोल्ड का एक वैल्यूएशन करानी चाहिए। गोल्ड का वैल्यूएशन बहुत कम पैसों में हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है, 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का, क्योंकि काफी लोगों के घरों में ऐसा आजकल गोल्ड रेट जिस तरीके से हो गए, काफी वैल्यू का गोल्ड होता है। तो उस समय आप पॉलिसी लेने से पहले गोल्ड का एक वैल्यूएशन करा लें। वैल्यूएशन बहुत सस्ते में 300-400-500 रुपए, 1000 रुपए में हो जाता है। वो वैल्यूएशन करा के वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी बिल्स हैं, 10 साल 15 साल पुराने, या फिर कई केसेस में जो इनहेरिटेड ज्वेलरी होती है, जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है, वो सबका आपके पास बिल नहीं होता जी। चीजों में ये वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपकी बहुत मदद करता है। उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज भी देगी और उसके बेसिस पे आपको 100% क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और तमाम महिलाओं को तो खास तौर पर, कि अगर आपके पास गोल्ड है, घर पे पड़ा हुआ है, तो आप गोल्ड का वैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिएगा, जिससे कि अगर आप इंश्योरेंस में क्लेम करने जा रही हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन अश्विनी जी, अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है अगर किसी व्यक्ति का, तो ऐसे में ग्राहक को क्या करना चाहिए? एस्केलेशन कैसे कर सकता है वो? तो 2-3 तरीके रहते हैं। एक तो कंज्यूमर कोर्ट का अगर कस्टमर जा सकता है, अगर कोई क्लेम उन्होंने फाइल किया है, क्लेम रिजेक्ट किया है, उसके ग्राउंड्स क्या है पहले तो ये देख लें।
कि क्या ग्राउंड किस ग्राउंड्स पे उन्होंने रिजेक्ट किया है। अगर कस्टमर को लग रहा है कि वो ग्राउंड्स ठीक नहीं है तो या तो वो कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में काफी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे कस्टमर्स के फेवर में फैसला आता है। दूसरी चीज, हर कंपनी का एक ऑम्बड्समैन होता है, तो कंपनी के ऑम्बड्समैन को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर कंपनी से आपने कंपनी में काफी सारे लोगों को अप्रोच कर लिया, वहां पे आपको जब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पा रहा है, जी। तो उस केस में आप कंपनी के ऑम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हैं। दोनों रूट आपके पास हैं। दोनों रूट से काफी सारे लोगों को मैंने देखा है पर्सनली, जिन लोगों को उससे बहुत बहुत फायदा मिला है और उससे क्लेम सेटलमेंट भी हुआ है कुछ केसेस में। ठीक है, तो क्लेम सेटलमेंट जो है वो हुआ है। आप इस तरीके से जो है एस्केलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत आता है, कंज्यूमर कोर्ट का भी दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। लेकिन अश्विनी जी, अगर घर की मार्केट वैल्यू स्ट्रक्चर की लागत में कुछ अंतर होता है तो बीमा कंपनियां जो है वो किस तरह से जो है इस चीज़ को कवर करती हैं? तो होम इंश्योरेंस में स्ट्रक्चर की जो वैल्यू होती है वो जनरली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही होती है कि कितना, अगर उस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना होगा जी। तो उसमें कितना पैसा लगेगा। जैसे कि अभी आपके साथी ने भी बताया था कि जमीन की वैल्यू कवर्ड नहीं होती कहीं पे, क्योंकि जमीन को तो कोई नुकसान आपको नहीं हो रहा है। जो आपको नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस है, वो है घर का स्ट्रक्चर का। तो घर की स्ट्रक्चर को दोबारा बनाने का जो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उस रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ही कवरेज मिलता है। ठीक तो है। वो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको इजीली मिल सकती है, चाहे वो बढ़े कम हो, वो उस पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे क्लेम डिसाइड होता है। ठीक है। और हमारे पास कुछ और भी सवाल अश्विनी जी आए हैं, तो इस बीच में हम और सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। गुरुग्राम से रिया मल्होत्रा का सवाल है। ये कह रही हैं कि मैंने अपना घर जो है वो रेनोवेट कराया है, तो जो नई ज्वेलरी अगर उन्होंने खरीदी है या फर्नीचर लिया है तो वो पुराने ही पॉलिसी में शामिल हो जाएगा या इसको अलग से एड ऑन कराना पड़ेगा या नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी? तो अगर आपने जब घर का वैल्यूएशन किया, जब आपने पॉलिसी ली थी, उस वैल्यू के अंदर आ रहा है, मान लीजिए आपने घर का सब वैल्यू की पॉलिसी लेते समय 5 लाख का घर के अंदर का सामान आपने डिक्लेयर किया था। लेकिन अगर आज की डेट में जो आपने सामान खरीदा उसकी 5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, जो कि अगर नया घर बनाया तो हो सकता है कि हो, तो आप उसमें एड ऑन कराइए अपना प्रीमियम, अपना सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करिए, उनको बताइए, आप डिक्लेरेशन दीजिए, वो आपका एड ऑन करेंगे, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे और उसके बेसिस पे आपको वो पूरा कवरेज नया मिल जाएगा। ठीक है, तो नया। सिमिलरली जी। स्ट्रक्चर के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है रिया जी, तो आपको जो है नया कवरेज मिल जाएगा, बस आपको एड ऑन जो है वो करवाना होगा। अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क ज़रूर करिएगा। अगला सवाल भोपाल से समीर शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि अगर घर किराए पर दिया हुआ है और उसमें कोई नुकसान होता है तो क्या मकान मालिक क्लेम करेगा या फिर किराएदार क्लेम करेगा? जी, तो अगर घर के स्ट्रक्चर का नुकसान है तो वो उसका इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल लॉस किसको हुआ है वो देखती है। तो अगर घर के स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो वो मकान मालिक के लिए फाइनेंशियल लॉस है, तो उसका क्लेम मकान को लेना चाहिए। मकान मालिक अपने किराए पे दिए हुए मकान का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का अलग से इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिना किसी अंदर के सामान के। तो उसमें उस केस में अगर स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो मकान मालिक क्लेम ले सकते हैं। अगर अंदर के सामान का नुकसान हुआ है तो किराएदार ने अगर अपनी अलग से पॉलिसी ली हुई है सिर्फ सामान की, तो वो सामान का क्लेम किराएदार ले सकते हैं अपना। ठीक है। और अगर मान लेते हैं जैसे आग जैसे लगने की सूरत होती है जिसमें स्ट्रक्चर को भी नुकसान हो गया, सामान को भी नुकसान हो गया, तो क्या दोनों अपने अलग अलग क्लेम भरेंगे ऐसे सिचुएशन में? जी, दोनों की अलग अलग पॉलिसी होगी और दोनों अलग अलग अपना क्लेम फाइल करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस जो है वो दोनों केस में अलग अलग व्यक्ति को हुआ है। ठीक है। तो जिसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो अपना क्लेम बिल्कुल फाइल करे और उसको अपना क्लेम अपने फाइनेंशियल लॉस के हिसाब से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का तमाम दर्शकों को ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप मकान मालिक हैं, आपने लिया हुआ है इंश्योरेंस होम का, तो आपको स्ट्रक्चर के नुकसान की वैल्यू के बराबर जो है वो क्लेम करना है, उसी का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका किराएदार है और उसके घर में जो है उसके सामान का किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसको एक अलग क्लेम फाइल करना होगा, और अगर उसने इंश्योरेंस लिया हुआ तो वो अलग क्लेम फाइल करके जो है अपने सामान के नुकसान का जो है वो भरपाई कर सकता है। जयपुर से अगला सवाल दीपक जैन का। ये कह रहे हैं कि मुझे ट्रैवल के दौरान मेरे घर में चोरी हो गई थी, लेकिन मैंने बीमा कंपनी को 2 दिन के बाद बताया है, तो क्या देर से रिपोर्ट करने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? अश्विनी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, घर आकर जो है पता लगता है कि अगर इस तरह का कुछ होता है, तो क्या बीमा कंपनियां इस चीज को मानती हैं कि भाई आपने 2 या 4 दिन लेट रिपोर्ट किया है? या कई बार लोग अगर विदेश गए हुए हैं 15-20 दिन बाद आकर देख रहे हैं कि किसी तरह की चोरी हो गई, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है?
तो दीपक जी, ऐसे केस में कभी 2 या 3 दिन 4 दिन में कोई परेशानी नहीं होती। जब आपको पता लगे आप उसी समय पे एफआईआर भी कराएं, पुलिस के पास भी कराएं चोरी के केस में, साथ ही साथ आप उसी समय पे क्लेम भी फाइल करें। ऐसे केस में कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। और जैसे आपने बताया कि कोई ट्रैवल कर रहा है, देश से बाहर ट्रैवल कर रहा है, देश के अंदर ट्रैवल कर रहा है, काफी दिनों बाद उनको पता लग रहा है, तो जिस दिन आपको पता लगे उस दिन आप रिपोर्ट करें क्लेम अपना। उसमें कोई परेशानी नहीं होती। आप, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीजन है। आपको ये जानबूझ के अगर कोई अपना डिले करे या क्लेम आपको पता है कि आपके यहाँ पे हुआ, उसके बाद भी आप 1 महीने 2 महीने बाद लॉन्च करें, वहां पे इश्यू प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कोई परेशानी नहीं आती, कभी कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप बाहर से वापस आए हैं, तो जैसे ही आपने देखा कि आपके घर पे किसी तरह की दिक्कत हुई है, चोरी हुई है या और भी कोई नुकसान हुआ है, तो आपको तुरंत जो है वो क्लेम कर देना चाहिए फाइल। इसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर 2-4 दिन या अगर किसी वजह से देरी हो रही है तो उसमें जो है वो बीमा कंपनियाँ आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी सिचुएशन को कंसिडर ज़रूर करेंगी। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो हैं जब भेजना चाहते हैं हमारे शो में, तो बहुत सिंपल सा तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे के लिंक पे जाना है और हमारे शो के लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ तो आप अपने सवाल हमें भेज ही सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। आपको क्या करना है कि मैसेज बॉक्स में जाकर सबसे पहले INSU यानी कि जो इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म है उसे टाइप करना है, एक स्पेस देकर अपना सवाल जो है वो टाइप करना है और उसके बाद 9354027995 पर जो है वो हमें भेजना है। तो अश्विनी जी, जो लोग बीमा लेना चाहते हैं, होम इंश्योरेंस अब लेना चाहते हैं, उन्हें किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए? जी, तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा जो काफी लोग उसमें गलतियां करते हैं कि होम इंश्योरेंस आप उन्हीं के नाम पर लें जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है। ओके। काफी बारी लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, बीमा किसी और के नाम पे ले लिया, हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चों में हो जाता है, ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो और इस केस में आप जरूर ये ध्यान रखें कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे बीमा लिया जाए। उसमें क्योंकि फाइनेंशियल लॉस फिर असेस करना और क्लेम मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी चीज, जब भी आप कोई डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कारपेट एरिया वगैरह आप सारी चीजें जो है क्लियरली अच्छे से मेंशन करें पॉलिसी के अंदर, प्रपोजल के अंदर जब आप प्रपोजल भरते हैं उस समय पे अच्छे से मेंशन करें। तीसरी चीज, आप अपने कवरेजेस देखिए कि आपको जहां आप रह रहे हैं उसके हिसाब से क्या क्या कवरेजेस चाहिए हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कवरेज ले सकते हैं। तो कुछ लोग चाहें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी लें, कुछ लोग चाहें तो ना लें, कुछ अलग अलग तरीके के एड ऑन्स होते हैं। बर्गलरी अगर आपका कवरेज ले रहे हैं तो अगर आप बर्गलरी का, चोरी का कवरेज ले रहे हैं तो उसमें घर की वैल्यू, घर के अंदर के सामान की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से लें। साथ में अगर घर के अंदर के सामान का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू का एक असेसमेंट कर लें पहले से, क्योंकि कई लोग काफी बारी जाते हैं तो जो बेसिक वैल्यू कोई भी सजेस्ट कर देता है तो उसके हिसाब से ले लेते हैं, जो बेसिक वैल्यू जो अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे ले लेते हैं। अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट देखिए कि आपके घर में कितना सामान है, आपके घर में जो वैल्यू है, के सामान की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप बीमा लें। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज को एक्सप्लोर करें। हर इंश्योरेंस कंपनी अपना अलग अलग प्राइस लेके जाती है, हर एरिया के हिसाब से भी अलग अलग ये हो सकता है। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी किसी एरिया में कोई कवरेज सस्ते में दे रही होंगी, कुछ इंश्योरेंस कंपनी महंगे में दे रही होंगी। कवरेज सेम ही होगा लेकिन रेट सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। साथ में अगर आपके घर में कोई एडिशनल चीजें हैं, जैसे आपके घर में कोई सोलर पैनल है, काफी लोग आजकल क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है तो सोलर पैनल लगवाते हैं, तो सोलर पैनल का भी आप डिक्लेयर करें, उसका भी कवरेज लें, जिससे कि अगर कोई डैमेज आपके सोलर पैनल्स को होता है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने डिक्लेरेशन में नहीं दिया होगा तो काफी बारी आपको क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय आप डिक्लेयर करें कि आपके पास इतने इस वैल्यू के सोलर पैनल लगे हुए हैं, इस वैल्यू के आपके पास टैंक्स लगे हुए हैं। वो सारी चीजें अगर आप डिक्लेयर करेंगे, हर चीज की आपको प्रॉपर क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉपरली फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो हमें अंत में बता दी हैं। नाम
जिसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर ही जो है वो इंश्योरेंस का होना चाहिए, वो इंश्योरेंस होनी चाहिए। कारपेट एरिया ज़रूर मेंशन करें, कवरेजेस ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन कौन सा लेना चाहते हैं, जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ के ऑप्शंस को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें कि किस तरीके के प्लान्स हैं उनके पास। और लास्ट में सोलर पैनल्स को भी ज़रूर डिक्लेयर करें अगर आपके घर में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, आपने जो है हमें होम इंश्योरेंस के बारे में तमाम जानकारी दी है। आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है कि होम इंश्योरेंस लेना आखिरकार क्यों जो है आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है और क्यों सबके लिए ये ज़रूरी है, चाहे उसके घर की वैल्यू 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, क्यों ये सबके लिए बहुत अहम हो जाता है कि वो अपने घर को ज़रूर इंश्योर कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। तो घर जो होता है ना वो सिर्फ ईंटों या फिर सीमेंट से नहीं बनता है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है और उसे सुरक्षित रखना सिर्फ समझदारी नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। होम इंश्योरेंस के ज़रिए आप इस नींव को मजबूत कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रीमियम आपको बड़ी राहत दे सकता है। तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इंश्योरेंस से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।